गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हम सॉल्युबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे और सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट डिस्कस कर चुके हैं बेटा। आज जो हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। बेटा गैस इन लिक्विड बेटा, ठीक है। मतलब आपका यहाँ सॉल्यूट कौन होगा बेटा? सॉल्यूट कौन होगा बेटा? आपका गैस होगा बेटा, ठीक है। और सॉल्वेंट कौन होगा बेटा? लिक्विड होगा बेटा। क्लियर? मतलब आपका सॉल्यूट गैस है जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर? लिक्विड सॉल्वेंट। तो आपने पढ़ा होगा कुछ गैसेज होती है जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है बेटा, तो वो क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे बेटा। जैसे कि आपके वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है एक्वाटिक लाइफ के लिए बेटा, ठीक है। तो आपका वो क्या है? वो सॉल्यूशन फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो आज जो हमारा डिस्कशन है वो गैस इन लिक्विड का है बेटा, गैस इन लिक्विड का है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कि लाइक पोलर पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं, पोलर नॉन पोलर में लेस डिसॉल्व होते हैं बेटा। क्लियर? ये तो ऑलरेडी हम नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर को डिस्कस करने वाले हैं। किसको डिस्कस करने वाले हैं बेटा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर को डिस्कस करना है, समझना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। मान लीजिए बेटा एक कंटेनर है, इसमें ये पिस्टन है, ये आपका पिस्टन है, ठीक है। यहां तक ये लिक्विड है बेटा, ये लिक्विड आपने फिल कर रखा है। लिक्विड फिल कर रखा है आपने। यहाँ ये फ्री स्पेस है बेटा, और इस फ्री स्पेस में गैस के पार्टिकल है। कौन है बेटा? ये गैस के पार्टिकल्स। कुछ गैस के पार्टिकल लिक्विड के अंदर भी एज ए सॉल्यूशन की फॉर्म में बेटा। और अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम है। इसमें बेटा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का है। इसका मतलब क्या है? इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिस रेट से आपके गैस के पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर एंटर हो रहे हैं, उसी रेट से सॉल्यूशन से कहाँ आ रहे हैं? बाहर आ रहे हैं, फ्री स्पेस में। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं कि ये सिस्टम कहाँ है? इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या है कि जो एंटरिंग रेट है और लिविंग रेट है वो दोनों क्या है? इक्वल है। सॉल्यूशन के अंदर जो गैस के पार्टिकल, ये फ्री स्पेस में जो गैस के पार्टिकल है उनकी जो एंटरिंग रेट है उतनी ही लिविंग रेट है। तो कहने का मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा बेटा। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर? तो आपको क्या इनिशियली क्या है? ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है, कि जिस रेट से गैस जो है इस सॉल्यूशन से बाहर आ रही है फ्री स्पेस में, सेम उसी रेट से इस फ्री स्पेस में से कहाँ जा रही है बेटा? सॉल्यूशन के अंदर जा रही है। तो मतलब रेट ऑफ लिविंग और रेट ऑफ एंट्रिंग दोनों कैसे हैं? यहाँ पे सेम है। तो इसको क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो अभी सिस्टम कहाँ है? डायनामिक इक्विलिब्रियम में बेटा। क्लियर है? डायनामिक इक्विलिब्रियम में। अब आगे समझते हैं। क्लियर? अब आगे समझते हैं। अब आपने क्या किया? यहाँ पे इसके ऊपर कुछ प्रेशर को अप्लाई किया। तो जैसे प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा बेटा? आपने इस पिस्टन को नीचे लेके आ गया बेटा, ठीक है। तो ये फ्री स्पेस, जैसे पिस्टन को आप नीचे की तरफ मूव करवाओगे बेटा, तो क्या होगा कि जितने भी फ्री स्पेस में गैसेस थी, इन सब पे कहाँ फोर्स लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बेटा। कहाँ फोर्स लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो इस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? गैसियस पार्टिकल इंक्रीज होंगे। क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। और आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। भाई एकदम से आपने प्रेशर लगाया ना, तो नंबर ऑफ एंटरिंग पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे और लिविंग तो सेम ही रहेंगे। तो वी कैन से अगेन आफ्टर सम टाइम्स आपको अगेन एक न्यू इक्विलिब्रियम मिलेगा।
बट न्यू इक्विलिब्रियम जब यहाँ पे मिलेगा तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इसके अंदर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या आ रहा है कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं बेटा। तो मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो कंक्लूजन क्या है कि जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। बेटा इस कंसेप्ट को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया था हेनरी ने, जिसको कि हम हेनरी लॉज के नाम से जानते हैं बेटा। तो हेनरी भी यही बात बोलता है। हेनरी क्या बोलता है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो होगी बेटा, वो किस पे डिपेंड करेगी, ये फ्री स्पेस में जो आपकी गैस है उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगी। समझ में आ रहा है कि जो आपका यहाँ पे सॉल्युबिलिटी होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड होगी, दैट इज डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन फ्री स्पेस और अबव द लिक्विड सरफेस बेटा, कि जो यहाँ फ्री स्पेस में गैस है उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगी। बिकॉज जैसे आपने इसको नीचे की तरफ मूव करवाया पिस्टन को, तो क्या हुआ, यहाँ का प्रेशर बढ़ा, फ्री, देखो ये तो कंप्रेस नहीं हुआ, ये एरिया कंप्रेस होगा बेटा, बस ये एरिया लिक्विड कंप्रेस नहीं होता, सिर्फ ये जो फ्री स्पेस की गैसेज है वो कंप्रेस होगी, वो कंप्रेस होगी तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गैसेज क्या होगी, अंदर जाएगी लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर ज्यादा से ज्यादा गैसेज जाएगी तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी बेटा। क्या बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो हेनरी वही तो बात बोल रहा है। हेनरी क्या बोल रहा है कि अगर आपका जो सॉल्युबिलिटी होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ फ्री गैसेस बेटा, जो यहाँ फ्री स्पेसेस में गैसेस हैं उस पर डिपेंड करता है बेटा। क्लियर। साइमल्टेनियसली बेटा डाल्टन था, डाल्टन ने भी सेम स्टेटमेंट बोला, उससे बोला भाई जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी बेटा, आपकी पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगी, उसने भी यही बात बोली थी। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में कंसीडर करें कि भाई यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा बेटा, तो वी कैन से कि सॉल्युबिलिटी जो होगा या आपका पार्शियल सॉल्युबिलिटी होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल फ्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बेटा। यस और नो। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी ने क्या बोला कि P इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, x, x इज द मोल फ्रैक्शन और P इज द पार्शियल प्रेशर। क्लियर, P इज द पार्शियल प्रेशर, मतलब आपका पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो P इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, आपका x होगा बेटा। तो P इज प्रोपोर्शनल टू x है, तो अब यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, आपका KHX आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, KHX बेटा। हियर KH क्या है बेटा, आपका हेनरी कांस्टेंट है बेटा। P इक्वल टू क्या हो गया, KHX, तो KH क्या है यहाँ पे बेटा, आपका हेनरी कांस्टेंट है बेटा। क्लियर है। सो आगे देखते हैं बेटा, इसके बाद समझना ये हेनरी लॉज इंपॉर्टेंट है बेटा बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे समझते हैं बेटा, अगर P इक्वल टू KHX आ रहा है बेटा आपका, P इक्वल टू क्या आ रहा है, KHX आ रहा है बेटा आपका, P इक्वल टू KHX आ रहा है। अगर आप इसकी कंपैरिजन y इक्वल टू mx से करते हो बेटा, y इक्वल टू mx है, तो एक ग्राफ बनाते हैं बेटा हम यहाँ पे, इसके बीच में पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जो कि ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, 0 है बेटा। यस और नो। तो ग्राफ कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से होगा, और जो स्लोप होगी वो किसकी इक्वल होगी बेटा, KH की इक्वल होगी बेटा। यस और KH की इक्वल होगी। यस और क्लियर। आगे समझना, अगर मान लो मैं इस ग्राफ में बात करता हूँ, देखो आपको मैंने अलग अलग ग्राफ दिए, अलग अलग KH है बेटा। यहाँ मान लीजिए KH3 है, यहाँ इसकी स्लोप किसके इक्वल है, KH2 के इक्वल है, यहाँ स्लोप इक्वल है KH1 के इक्वल है। ठीक है, वही आपको प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन नजर आता है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ किस केस में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, किस केस में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो याद रखना बेटा, KH और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन क्या होता है, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। मतलब अगर KH की वैल्यू ज्यादा तो उसके लिए सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम होगी बेटा। ठीक है, तो KH की वैल्यू ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। यहाँ पे आपको आप एक चीज देखो, यहाँ थीटा कम है, यहाँ थीटा और बढ़ रहा है, यहाँ थीटा और बढ़ रहा है। क्लियर है मेरी बात। ओके, तो अगर KH की वैल्यू ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा,
तो आपको क्या करना है, आप एक काम करो, मोल फ्रैक्शन को कांस्टेंट करो। कर दिया? हाँ यार, यस और नो? तो आपको यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज मिलेगी बेटा प्रेशर की। हाँ यार, या एक काम कर सकते हो, इसको मत करो, थोड़ा सा पहले आप इसको कांस्टेंट मत करो, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ ग्राफ को। आप काम एक, हमें क्या चाहिए, हमें रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कितना था, KH3 था, KH2 था, KH1 था। तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक पर्टिकुलर ग्राफ पे ये ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है, यानी कि ये क्या आ रहा है, x1 x2 x3। तो हमें क्या रिलेशन मिल रहा है कि x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 बेटा। और ये x मोल फ्रैक्शन है जो कि किसको शो कर रहा है, सोल्युबिलिटी को शो कर रहा है। तो सोल्युबिलिटी का रिलेशन ऐसा आ रहा है बेटा। तो KH का रिलेशन कैसा आएगा, इसका रिवर्स आएगा। तो KH1 is greater than KH2 is greater than KH3। क्लियर? सोल्युबिलिटी और आपको पता है KH में इनवर्स रिलेशन है। तो सोल्युबिलिटी देखो बेटा, इसके लिए सोल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन ज्यादा आ रहा है, इसके अंदर सोल्युबिलिटी ज्यादा है बेटा KH3 के लिए। तो यानी कि उसके लिए KH का वैल्यू कैसा होगा, कम होगा बेटा। यस और नो बेटा, बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो बेटा याद रखना टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। आपने देखा होगा गैस पानी वाटर होता है, वाटर को अगर आप गर्म करते हो बेटा, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो उसमें जो डिजॉल्व गैसेज होती है वो बाहर निकल जाती है बेटा। इसका मतलब सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है बेटा। यानी कि टेम्परेचर और सोल्युबिलिटी में क्या रिलेशन है, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। वैसे तो ये मैं रिलेशन समझाने वाला हूँ, बट मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज मैं इसको KH के साथ रिलेशन करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए क्या लिख सकता हूँ, यस और नो बेटा। सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है बेटा। टेम्परेचर सेम है पर गैसेस कैसी है, अलग अलग है। तो उन सब के लिए बेटा आपकी, उन सब गैसेस के लिए आपकी KH की वैल्यू भी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो बेटा ये है हेनरी लॉ, इसको अच्छे से मतलब अच्छे से लर्न करना बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है बेटा। अब हम इसी केस में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे बेटा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बेटा, कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है। तो बेटा बेसिकली आपको इक्विलिब्रियम आता है बेटा सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में। तो क्या लिखते हैं, solute plus solvent is an equilibrium with solution, clear, is an equilibrium with solution। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे जो ये रिएक्शन होती है ना बेटा, गैस इन लिक्विड, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मतलब डेल्टा H कैसा होता है के लिए, नेगेटिव होता है। डेल्टा H नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, हीट आएगा। मतलब कि ये सॉल्यूशन कब प्रिपेयर होगा, ये सॉल्यूशन कब प्रिपेयर होगा, ये सॉल्यूशन जब प्रिपेयर होगा जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हो और हीट रिलीज होती है बेटा, तो आपका ये सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। इसका मतलब ये। अब हम क्या कर रहे हैं, अब समझना, हीट रिलीज होती है तो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करना चाह रहे हैं, मतलब उसको हीट देना चाह रहे हैं। हीट रिलीज होती है तो सॉल्यूशन बनता है, समझो, हीट रिलीज होती है तो सॉल्यूशन, एक्सोथर्मिक है ना, हीट रिलीज होगी तो सॉल्यूशन बनेगा। आप क्या कर रहे हो, उसको टेम्परेचर दे रहे हो, तो उसके फेवर का काम कर रहे हो या अपोज का काम कर रहे हो, उसके अपोज का काम कर रहे हो बेटा, उसके अपोज का काम कर रहे हो। आप उसके अपोज का काम कर रहे हो तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी बेटा। सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, आपकी डिक्रीज होगी बेटा, क्योंकि सॉल्यूशन से अगेन सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट हो रहे हैं ना बेटा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज। ली शेफर प्रिंसिपल से भी समझ सकते हैं। देखो ली शेफर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन प्लस हीट। अब आप टेम्परेचर दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, हीट को बढ़ा रहे हो,
टेम्परेचर दे दो, इसका मतलब क्या है, हीट को बढ़ा दो। तो इनिशियली क्या बोलता है, इसको इस इफेक्ट को नलीफाई करना चाहेगा। ये जो हीट आप दे रहे हो, जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उसको क्या करना है बेटा, उस इफेक्ट को नलीफाई करना चाहेगा। तो नलीफाई करने के लिए कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसका मतलब रिएक्शन अगेन सोल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी बेटा। सोल्युबिलिटी क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज हो रही है। क्लियर। तो ये था बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेपर प्रेशर। पहले मैं आपको सिर्फ वेपर प्रेशर समझाऊंगा, राउंड्स को बाद में समझाऊंगा। अभी इस लेक्चर में पहले वेपर प्रेशर समझते हैं कि व्हाट इज वेपर प्रेशर बेटा। क्लियर। तो वेपर प्रेशर को समझते हैं बेटा। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर क्या होता है आप समझो। देखो बेटा, मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, ये आपका लिक्विड फिल कर रखा है मैंने, लिक्विड फिल कर रखा है मैंने। अब क्या होगा, ये कंटेनर में आपने लिक्विड फिल कर रखा है, आप यहाँ पे मान लो इसको टेम्परेचर दे दो, टेम्परेचर दे दो बेटा। टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या बनने लगेगी बेटा, वेपर बनने लगेगा। लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर यहाँ पे फ्री स्पेस में क्या होगा बेटा, कलेक्ट होने लगेगी, ठीक है। और इस तरह से सरफेस पे भी वेपर कलेक्ट होगी बेटा। जब इस सरफेस पे वेपर कलेक्ट होगी तो अगेन क्या होगा, आपका ये वेपर कंडेंस होना स्टार्ट होगी और वेपर से अगेन क्या बनाएगा, वाटर, और वाटर के ड्रॉप्स वापस नीचे आने लगेंगे। तो हो क्या रहा है कि इस वाटर से वेपर बन रही है और वेपर से वाटर बन रही है, दोनों चीजें हो रही है, ठीक है। तो अब इनिशियली क्या होगा, वाटर से वेपर का रेट ज्यादा होगा बेटा आपका, वाटर से वेपर का रेट ज्यादा होगा इनिशियली, और फिर सम टाइम आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि वेपर से वाटर का रेट भी इंक्रीज होगा बेटा। तो एक टाइम ऐसा आता है जब वाटर से वेपर का एंड वेपर से वाटर का दोनों रेट कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब वाटर से वेपर फॉर्मेशन और वेपर से वाटर फॉर्मेशन का रेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और उसको क्या बोलेंगे अगेन यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम हमें अचीव होगा, क्या अचीव होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, जब वाटर से वेपर और वेपर से वाटर का फॉर्मेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो इस तरह से डायनामिक इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो इस डायनामिक इक्विलिब्रियम पे जो यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग गैसेस है बेटा, डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद अब कोई न्यू वेपर नहीं बनेगी, वेपर कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जिस रेट से वाटर से वेपर बन रहा है उसी रेट से वेपर से वाटर बन रहा है। तो आपका यहाँ पे जो वेपर है, जो एग्जिस्टिंग वेपर है, वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो वो जो एग्जिस्टिंग कांस्टेंट वेपर है, उस कांस्टेंट वेपर के थ्रू वाटर की सरफेस पे जितना प्रेशर लगेगा ना बेटा, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो ये आपका फ्री स्पेस है, जो ये आपका फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस की जो गैसेस हैं उनके थ्रू वाटर की सरफेस पे जितना आपका प्रेशर लगता है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। बात समझ में आ रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ओके, तो ये वेपर प्रेशर कैसा रहेगा कि आपका इक्विलिब्रियम में, दैट्स व्हाई कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जिस रेट से वाटर से वेपर बन रहा है सेम रेट से वेपर से वाटर बन रहा है बेटा, तो ये कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, तो वेपर प्रेशर क्लियर हुआ बेटा। ओके, अब बेटा रिलेटेड टू राउल्ट्स लॉ वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पूरा डेरिवेशन है उसका राउल्ट्स लॉ बेटा, देन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी हम उसमें डिस्कस करेंगे बेटा। ओके, चलो।